हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है इंडियाज़ के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक जेई विथ अस माय डियर। इट्स अबाउट मी माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। ठीक है, मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से कंप्लीट कर रखा है। AIR जैम रैंक मेरी 694 रही है। मोर देन प्लस 6 ईयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। इंडिया के बड़े बड़े वेरियस इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। इसका नाम है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। फटाफट इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आप हमसे कनेक्ट हो जाइए। और कनेक्ट होने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हम जानते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या मिलेगा आपको हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके। तो माय डियर, सबसे पहली बात दैट इज़ डेली लाइव क्लासेस। हम एजुकेटर्स रोज़ एवरी डे एक फिक्स शेड्यूल पे, एक फिक्स टाइम पे आपके साथ कनेक्ट होते हैं और वहाँ आपसे लाइव क्लास लेते हैं। वहाँ लाइव क्लास में आप हमसे इंगेज हो सकते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप वहीं पे पूछ सकते हैं। हम अपने क्वेश्चंस आंसर्स में पोलिंग कराते हैं जिससे पता चलता है कि कितने % बच्चों ने क्वेश्चंस को सही किया है और कितने ने रॉन्ग किया है। ठीक, नेक्स्ट इज माय डियर लाइव टेस्ट एंड क्विज। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका परफॉर्मेंस कितना है, उसका एनालिसिस कैसे करोगे। उसका एनालिसिस करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट होते हैं, क्विज होते हैं, सो दैट आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो कि आपको कितना हार्डवर्क करने की और नीड है। थर्ड वन इज माय डियर स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। अनअकैडमी के जितने भी एजुकेटर्स हैं उनके पास एक प्री प्लान्ड होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, एक मैनर होता है, एक पैटर्न होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं जिससे आपकी स्टडी आसान हो सके। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा एक फिक्स शेड्यूल होता है, फिक्स टाइमिंग होती है, फिर क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ये सब ऑलरेडी प्री प्लान्ड है। ठीक है, सो दैट आप हमारे साथ जब कनेक्ट हो तो हम आपको अपना बेस्ट दे सकें। ठीक है, नेक्स्ट इज अनलिमिटेड एक्सेस। नॉर्मली क्या होता है माय डियर, जब आप किसी कोचिंग्स में जाते हो, आप ऑफलाइन क्लास लेते हो तो आप वहाँ पहुँचते हो, पढ़ाई करते हो और वापस चले आते हो। ठीक है, लेकिन इन केस अगर आपकी कभी क्लास छूट जाए किसी रीज़न से तो आपको लगता है कि यार मेरी वो टॉपिक छूट गया और मे बी वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। अनअकैडमी कहती है कि जब आप हमसे कनेक्ट होते हैं तो आप अनलिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं। मींस आपको जब हमारी क्लास जैसे आपको लगता है अपने कंफर्ट जोन में आप हमारी क्लास को देख सकते हैं। आपको अपनी क्लास को मिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, हमसे जुड़ने के लिए बहुत ही इकोनॉमिकल फीस में आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देख सकते हैं कितनी कम फीस है। मैं बता दूं कि 12 मंथ की फ़ीस हमारे यहाँ 30,000 ली जाती है, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, अगर मैं बात करूँ कि इस टाइम में भी वो 1.25 लाख और 1.5 लाख से नीचे नहीं उतरते, उनको इतनी फ़ीस तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको और डिस्काउंट मिल जाए तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। मेरा कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। इस कोड को आप अवेल करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा और ये जो फीस हो जाएगी वो रिड्यूस होकर और कम हो जाएगी और फीस आ जाएगी 27,000 पे। ठीक है माय डियर, मेरे बच्चों, अगर आपके पास मौका है, आपको लगता है कि आपके पास 2 साल है, तो मेरी मानिए, आप 12 मंथ की जगह 24 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन लीजिए। इसके पीछे रीज़न ये है कि आप देख सकते हैं ओनली सिर्फ 5,000 एक्स्ट्रा लगा के आपको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास टाइम बहुत है तो आप टाइम बहुत दीजिए, और जब टाइम बहुत दीजिए तो इसका मतलब सब्सक्रिप्शन लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इज माय डियर, इन केस अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आप सब्सक्रिप्शन को आपको लग रहा है कि ये अमाउंट भी ज़्यादा है, तो आप हमें EMI भी दे सकते हैं। हमारी बहुत सिंपल सी EMI है, 6 महीने की, 12 महीने की और 14 महीने की। इन तीनों EMI में आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। मुझे लगता है कि इससे सिंपल और इससे इकोनॉमिकल फीस शायद पूरे इंडिया में किसी इंस्टीट्यूट में नहीं होगी। ठीक है माय डियर, नेक्स्ट इज फील्ड केमिस्ट्री विद धीरेन। माय डियर, मेरा नाम धीरेन है, सबको पता है। फील्ड केमिस्ट्री में क्यों बुलाता हूँ, तो माय डियर, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको असल में फील किया जाता है। ये सब्जेक्ट रटने का नहीं है। इस सब्जेक्ट को आप एक्चुअली फील लोगे कि हाँ एक्चुअली ऐसा हो रहा है और ऐसा नहीं हो रहा है।
ठीक है, आपको टाइम देना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, नो डाउट, लेकिन आप केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को फील कर सकते हो। मेरा मोटिव हमेशा यही रहता है कि मैं आपको केमिस्ट्री इस लेवल पे पढ़ाऊं कि आप उसको फील ले पाओ। नेक्स्ट माय डियर, वेलकम टू द सीरीज ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। ये क्या है? जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम रखा है मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज। ये क्या है? देखिए, मैंने एक प्लान किया है कि हर एक चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को अलग कर लें और वही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ाया जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम बचेगा, आपको फालतू सारे टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वही ज़्यादा फोकस करने वाले टॉपिक की ज़रूरत है जो आपके जेई में या आपके नीट में खूब बार आए हुए हैं। ठीक है, इस टॉपिक की सीरीज़ के दौरान मैंने पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ख़त्म किया और उसके बाद मैंने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया। अब माय डियर, केमिकल बॉन्डिंग का आज हमारा थर्ड पार्ट है। मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में केमिकल बॉन्डिंग में बहुत कुछ पढ़ाया है। मैंने वहाँ पे वीबीटी थ्योरी पढ़ाई, मैंने वहाँ पे वीएससीपीआर थ्योरी पढ़ाई और आज इसको कंटिन्यू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप थर्ड पार्ट तभी देखिएगा जब आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की नॉलेज हो। इट मीन्स वीबीटी की और वीएससीपीआर की अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आपको ये देखना कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और थर्ड पार्ट को ज़रूर देखने से पहले सेकंड और फर्स्ट को ज़रूर देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बहुत ही फेमस टॉपिक है। हाइब्रिडाइजेशन से लगभग नहीं तो नहीं 2 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं, 2 क्वेश्चंस तो एग्जाम में आ ही जाते हैं, किसी न किसी फॉर्म में आपसे पूछ लेता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आपकी केमिकल बॉन्डिंग को भी स्ट्रॉन्ग तो करेगा ही करेगा, साथ साथ ऑर्गेनिक को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले कौन कौन से ऐसे बाबा थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन का इजाद किया, जिनकी देन है हाइब्रिडाइजेशन? तो देख सकते हैं, पॉलिंग और स्लेटर नाम के बाबा थे, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन को इजाद किया। ठीक है, अब ये बाबा लोग कहते क्या हैं? तो ये बोलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन असल में 2 डिसिमिलर ऑर्बिटल की मिक्सिंग है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर माय डियर, आप बोलते हो sp, तो आप क्या करते हो, s को p के साथ कंबाइन कर देते हो और उसकी मिक्सिंग को आप नाम देते हो sp मिक्सिंग। तो ये एक s ऑर्बिटल है और ये आपका एक p ऑर्बिटल है और आप इनकी मिक्सिंग कर रहे हो। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं सो दैट एक नया ऑर्बिटल फॉर्म कर सकें, उस फिनोमेना को अपन लोग बुलाते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जो नया ऑर्बिट बनता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, और कुछ बुक्स, हायर बुक्स, उसको डॉटर ऑर्बिटल बुलाती हैं। और ये 2 ऑर्बिटल जो होते हैं ये हमारे पेरेंट्स ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या कहा कि जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है, जब वो कंबाइन करते हैं तो एक नया ऑर्बिट का फॉर्मेशन करते हैं। उस नए ऑर्बिटल को हम लोग बुलाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस पूरे फिनोमेना को हम लोग बुलाते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि सर हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है, क्या इसके कॉज हैं, कैसे होती है, इन सब बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो यार आपके मन में ये भी सवाल होगा कि सर ये सेम एनर्जी क्यों, इक्वल एनर्जी क्यों, डिफरेंट एनर्जी क्यों नहीं? तो देखो यार, केमिस्ट्री बोलती है कि जब भी मिक्सिंग होती है तो जब भी आप मिक्सिंग करोगे तो सेम एनर्जी की मिक्सिंग करोगे सो दैट मिक्सिंग प्रॉपर हो सके। अदरवाइज जो मिक्सिंग हो जाएगी वो इम्प्रॉपर हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये अगर इमेजिन करिए मैं S के साथ F की मिक्सिंग कर रहा हूँ या S के साथ D की मिक्सिंग कर रहा हूँ तो दोनों की एनर्जी में गैप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मिक्सिंग तो कहीं ना कहीं SD भी होती है। जैसे SP पढ़ते हो तो हम लोग हायर क्लास में, हायर कंडीशंस में हम लोग SD भी पढ़ाते हैं, बट हमें पता है कि SD की जो मिक्सिंग है वो SP से उतनी अच्छी नहीं है। कारण ये है कि S और D के बीच में जो गैप है, S और D के बीच में जो एनर्जी का गैप है वो उतना ज़्यादा है कि वो उतना अच्छी ओवरलैपिंग नहीं कर पाता है। और आपको हमेशा मैंने पढ़ाया है VSCPR में भी, ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होगी उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत होगी। क्या बोलता हूँ मैं हमेशा कि ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी मजबूत होगी और जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत होगी ऑर्बिटल उतना ज़्यादा एग्जिस्ट कर पाएगा।
ठीक है, इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप ऑर्बिटल की मिक्सिंग कराएं तो उनकी इक्वल एनर्जी रखें। ठीक, बढ़ते हैं आगे। ना माय डियर, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि क्या कॉज है हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि दैट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोवाइड इफेक्टिव ओवरलैपिंग देन द ओवरलैपिंग ऑफ प्योर एस पी एंड डी। हाय रे, ये अंग्रेजी क्या कहना चाहती है, इसको थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। देखिए यार, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि मेरे पास p के 3 ऑर्बिटल हैं। आपको पता है कि ये px है, py है और pz है। 3 ऑर्बिटल हैं, px है, py है और pz है। एक सेकेंड रुकिएगा, px है, py है और pz है, ये मेरे 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब देखो यार, आपको अच्छी तरह पता है कि अगर थोड़ी देर के लिए ये मेरा y है और ये मेरे लिए z है और ये मेरे लिए लेट्स सपोज करना x है, कोई भी एक नाम दे सकते हो। ये मेरा x है, ये मेरा y है और ये z है। ये x और y और ये z आपस में आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये देखो, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। x जो है y के परपेंडिकुलर है और y जो है वो z के परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर होने का मतलब इनका जो एंगल बन रहा है वो नियरली 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब जब भी आप ओवरलैपिंग कराते हो तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 का बन रहा है। और यार VSCPR थ्योरी ने एक टर्म दिया था, VSCPR थ्योरी ने एक बात कही थी। बात ये कही थी कि जब भी आप मिक्सिंग करते हैं तो एंगल ज़्यादा से ज़्यादा हो। एंगल जब भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो रिपल्जन क्या होगी, कम से कम होगी। क्या बोला, एंगल अगर ज़्यादा होगा तो रिपल्जन कम होगा, एंगल ज़्यादा होगा तो रिपल्जन क्या होगा, कम होगा, और अगर एंगल कम होगा तो रिपल्जन ज़्यादा होगा। तो इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप मिक्सिंग कराएं तो एंगल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। एंगल जब ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे तो रिपल्जन उसमें कम होगा, और रिपल्जन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, रिपल्जन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो आप। एंगल अगर कभी बढ़ता है तो रिपल्जन हमेशा घटता है, और रिपल्जन घटता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये VSCPR थ्योरी ने दिया था। अब बच्चे मेरे इस बात के लिए सोचो कि अगर आप S के साथ 3P की मिक्सिंग कराते हो, मतलब मैं PX प्लस PY प्लस PZ को मिक्स कर देता हूं S के साथ, तो ये बनती है sp3। और नहीं मिक्सिंग हो रही थी तो क्या थी, अपने आप में थी 90 डिग्री की। जब आप sp3 में देखते हो तो यहां एंगल आता है 109 डिग्री 28 मिनट का। मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, जब P3 आपस में मिक्स कर रहे थे तो एंगल बन रहा था 90 का, और जब ये भाई साहब sp3 के साथ मिक्स कर रहे थे, मतलब S के साथ मिक्स कर रहे थे, तो एंगल हो गया 109 डिग्री 28 मिनट का। अब आप मेरी बात सोचिए कि पहले एंगल कितने का था, 90 का था, अब एंगल कितने का हो गया, 109 का हो गया। तो मजे की बात ये है कि ये जो p ऑर्बिटल हैं ये s ऑर्बिटल के लिए मरते हैं। क्या मैंने वर्ड यूज़ किया कि ये जो p ऑर्बिटल हैं ये s ऑर्बिटल के लिए मरते हैं। सुबह 4 बजे कटोरा लेके जाते हैं और s ऑर्बिटल को कहते हैं, हे s बाबा अपना s करेक्टर मुझे दे दे। क्या बोलते हैं, हे s बाबा मुझे अपना s करेक्टर दे दे। अब जब p ऑर्बिटल जो है बेचारे s से भीख मांगेंगे, मुझे अपना s करेक्टर दे दे, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपस में उन्होंने देख लिया कि अगर हम p s से मिक्सिंग ना करते, भाड़ में जाए s, तो उस केस में उनको पता है कि उनको एंगल कितना मिलने वाला है, 90 मिलने वाला है। लेकिन जब वो s के साथ मिक्सिंग कर रहे हैं और मिक्सिंग करने के बाद वो sp3 बना रहे हैं तो उनका एंगल पहुँच जा रहा है 109 डिग्री का। एंगल में इंक्रीमेंट हो रहा है तो उनको स्टेबिलिटी की फीलिंग आ रही है। इसलिए याद रखना कि हमेशा p ऑर्बिटल s ऑर्बिटल के लिए मरता है, s p के लिए नहीं मरता है, ये बात याद रखने वाली है। ठीक है, p ऑर्बिटल s के लिए मरता है, वो चाहता है कि उससे उसकी एंगल से उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो कॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये है कि जब आप मिक्सिंग करेंगे तो मिक्सिंग करने के बाद जो नया ऑर्बिटल आएगा उसकी स्टेबिलिटी पहले प्योर से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि अगर आप P और D और इंडिविजुअल मिक्स ना करें और मिक्स करने के बाद कंडीशन देखें तो आप ये पाओगे कि मिक्स करने के बाद ऑर्बिटल्स और ज़्यादा स्टेबल हो गए हैं क्योंकि उनका एंगल इंक्रीज कर गया है।
ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही होगी, आई होप सो। तो कोई भी आपसे पूछे तो कॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, टू अचीव द स्टेबिलिटी। इंडिविजुअल वो होते तो उतने स्टेबल नहीं होते, लेकिन मिक्स होने के बाद वो स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट यार, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो देखिए मैंने अभी बार बार कहा कि ओनली ऑर्बिटल ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी एंड बिलोंग टू द सेम एटम या आयन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। मैं आपसे बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि मिक्सिंग होने के लिए एनर्जी गैप ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। जैसे अभी मैंने कहा कि ये मेरा एस, यहाँ पे एनर्जी है, ये एनर्जी का लेवल है, यहाँ पे ये पी है और यहाँ पे बेटा एस है। तो अगर ये कंबाइन करेंगे तो एस थोड़ी सी अपनी एनर्जी बढ़ाएगा और पी अपनी एनर्जी थोड़ी कम करेगा, तभी जाके ये एक लीनियर प्लेटफॉर्म पे आएंगे और यहाँ पे इनकी जो मिक्सिंग होगी, इस मिक्सिंग को हम नाम देंगे एसपी मिक्सिंग, ठीक है। मैं हमेशा कह रहा हूँ कि एस डी मिक्सिंग भी हो तो सकती है, लेकिन अगर मैं एस पी में कंपेयर करूँ तो एस पी में मिक्सिंग एस डी से ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। अगर मैं एस और डी की बात करता हूँ तो एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। इस एनर्जी गैप को कोप अप करने में आप इन ऑर्बिटल्स को बहुत इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा लग जाएगी, जिससे उनकी मिक्सिंग प्रॉपर नहीं रहेगी। इसलिए हमेशा बात याद रखनी है, जब भी आप मिक्सिंग कराओगे, जिन भी ऑर्बिटल्स की आप मिक्सिंग कराओगे, उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात लिखी है यार कि हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस ओनली इन ऑर्बिटल्स इन इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन इट। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो ऑर्बिटल्स का खेल होता है, इलेक्ट्रॉन्स का खेल नहीं होता है। एक बात याद रखिएगा कि जैसे आप s को p से कंबाइन करते हो, जैसे आप x को p से कंबाइन करते हो, आप s को p से कंबाइन करते हो, तो इस बात का ख्याल रखना है s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल से मिक्स होता है, ना कि s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ जाके मिक्स हो जाते हैं। ऑर्बिटल की मिक्सिंग है, इलेक्ट्रॉन्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे हम लोग। हम देखेंगे कि कैसे 2p ऑर्बिटल, कैसे 2p 3p ऑर्बिटल की सब कंबाइन करते हैं, तो यहाँ पे ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन होती है। कैसे s और p कंबाइन कर रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा बात याद रखनी है, जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन करते टाइम इस बात का ख्याल रखना है कि हमेशा ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया, सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की मिक्सिंग नहीं होती है। थर्ड क्या कह रहा है भाई, बोल रहा है कि द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल मिक्स्ड ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन। क्या मतलब है भाई, कहने का सेंस है कि भाई जैसे आप sp बना रहे हो, तो ये एक s और एक ये p कंबाइन करके sp बन रही है, तो जितनी यूनिट कंबाइन हो रही हैं उतनी ही यूनिट प्रोड्यूस हो रही हैं। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो बराबर हैं कितने मिक्स हो रहे हैं। भाई यहाँ पे जो sp बना वो किसका बना, एक s का और एक p का, तो बेटा ये भी प्योर था और ये भी प्योर था। प्योर कितने के थे, 2 के थे, मिक्सिंग भी कितने की हुई, 2 की हुई, तो प्रोडक्ट क्या बना, 2 का बना, मतलब sp फॉर्म हुआ। उसी तरह जब एक s कंबाइन करोगे और 2p कंबाइन करोगे तो आप इसको बोलते हो sp2। तो इसका मतलब टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 3 है, जिसमें एक ऑर्बिटल s का है और 2 ऑर्बिटल p के हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात यार, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्डिंग। इसका मतलब रियलिटी में पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जब भी आप sp बोलते हो, sp2 बोलते हो, sp3 बोलते हो, तो कैलकुलेट करने के लिए आप सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट लेते हो। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ बेटा। अगर मान लो मैंने बात की थोड़ी देर के लिए इथीन की, मैं इथीन की बात कर रहा हूँ, और मुझसे पूछता है कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो याद रखने वाली बात यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखना है, पाई बॉन्ड नहीं देखना है। तो देखिए बेटा, इस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड कनेक्टेड है, दैट इज एक ये और एक ये।
ये बात तो तुम जानते होगे ना कि जब डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो इस कार्बन से बेटा कितने सिग्मा बॉन्ड कनेक्टेड हैं? तो आंसर इज 3, और 3 का मतलब एक चला जाएगा S को और 2 चले जाएंगे P को। तो इसकी मिक्सिंग जो हो जाएगी, इसकी जो मिक्सिंग हो जाएगी और उसके जो हाइब्रिडेशन का नाम आएगा वो क्या आएगा? sp2 आएगा। तो मेरे कहने का क्या सेंस है कि जब भी मिक्सिंग होती है तो उसमें पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होते हैं। इवन आप और देख सकते हैं, मान लीजिए ये मैंने ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, तो आपको पता है इस कार्बन एटम को लिया है, तो यहाँ सिग्मा, ये मान लेते हैं मेरे 2 पाई, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp हो जाएगी। और सेम एज यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp हो जाएगी। एक लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन होता है, उनको लगता है ट्रिपल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन sp है। नहीं, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर जो कार्बन एटम है, इंडिविजुअल कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp है। क्या मैंने बोला? ट्रिपल बॉन्ड की या डबल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। हाइब्रिडाइजेशन उनके एटम्स की होती जिससे वो जुड़े होते हैं। जब मैं बात कर रहा हूं sp की, तो मैंने 2 बार sp लिखा, मतलब इंडिविजुअल कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन मैंने निकाली है। तो याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन एक स्ट्रक्चर में इंडिविजुअल एटम की होती है, ठीक है? इंडिविजुअल एटम की होती है, पूरे स्ट्रक्चर की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। कोई आपसे बोले कि अल्काइन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो वो मेरे हिसाब से गलत बोल रहा है। अल्काइन के अंदर जो कार्बन है, उन कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन sp है, ठीक है? नहीं तो आपके माइंड में इंटरप्रिटेशन हो जाएगा कि यार अल्काइन तो ट्रिपल बॉन्ड में है और ट्रिपल बॉन्ड की हाइब्रिडेशन sp है, ट्रिपल बॉन्ड की नहीं है, ठीक है? हाइब्रिडेशन हमेशा सिर्फ और सिर्फ एटम्स की होती है, और स्ट्रक्चर में इंडिविजुअल एटम्स की होती है। अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लूंगा, इसके अंदर डेप्थ में घुसूंगा और आपको बताऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो देखिए, 2 तरह के अप्रोच होते हैं, एक क्लासिकल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। मैं आपको दोनों अप्रोच समझाऊंगा और दोनों ही अप्रोच अपने आप में बहुत बेहतरीन है, ठीक है? मॉडर्न अप्रोच तो शायद बहुत बच्चों ने पढ़ी नहीं होगी, मुझे पता है, गारंटी है आपने पढ़ी होगी क्लासिकल अप्रोच, ठीक है? तो आइए पहले देखते हैं क्या है क्लासिकल अप्रोच और क्या है मॉडर्न अप्रोच। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा और लिख लीजिएगा क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच क्या कहती है? क्लासिकल अप्रोच बहुत सिंपल है, वो बोलती है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो सम ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम होता है। आप एक स्ट्रक्चर में बॉन्ड पेयर निकाल लीजिए और आप एक स्ट्रक्चर में लोन पेयर निकाल लीजिए, और उन बॉन्ड पेयर और उन लोन पेयर का सम कर दीजिए, तो आपको जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा हाइब्रिडाइजेशन। मैं एक बहुत ब्यूटीफुल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया BCl3 का। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैसे निकालते हैं, इसके लिए मेरी पार्ट 2 की एक वीडियो है, वहां पे देखिएगा। अभी मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, ठीक है भाई? मेरे पास BCl3 है, मुझे साफ साफ पता है कि इसके अंदर जो बॉन्ड पेयर है वो 3 है और इसके अंदर जो लोन पेयर है वो 0 है, ठीक है? इनका मैंने क्या करना है? सम करना है। सम क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और जब सम 3 आएगा तो एक चल बांट दो S को, बाकी जो बटे बांट दो वो P को, तो वो क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा, ठीक है? कुछ नहीं करना था, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम करना था। वैसे आप जब भी जेई में न्यूमेरिकल करते हो, जब भी आप क्वेश्चन अप्रोच करते हो, तो आप क्लासिकल मेथड ही यूज करते हो, ठीक है? और एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल और ले लो, एक एग्जाम्पल और ले लो। जैसे मान लेना मैंने एग्जाम्पल लिया, लेट सपोज करो, दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ ले रहा हूँ। मैंने एग्जाम्पल लिया XeOF4 का, ठीक है? आप कुछ मत करो, पहले इसमें बॉन्ड पेयर निकालो, फिर इसमें लोन पेयर निकालो। अच्छा, कभी भी कोई बोलता है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालो, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। साइड एटम में लोन पेयर हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है? साइड एटम में लोन पेयर हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो यहाँ पे भी जब आप XeF4 को देखोगे तो आपको बॉन्ड पेयर कितने नजर आएंगे? 6 हैं, तो ये हो जाएंगे 5,
और लोन पेयर की बात करें तो कितने नज़र आएंगे? फ्लोरीन के पास देखो ऐसे निकालो, सिंपल सा तरीका है कि जिनॉन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं यार? 8 होते हैं। फ्लोरीन को कितना चाहिए? 1 चाहिए। और ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2 चाहिए। ये बात तो मानते हो ना? अब चूंकि फ्लोरीन को 1 चाहिए तो कितने फ्लोरीन है मेरे पास? 4 फ्लोरीन है। और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो 8 थे, 4 फ्लोरीन ले गया और 2 ऑक्सीजन ले गया। अब 8 में से 6 चले गए, बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। मतलब इन टर्म्स ऑफ पेयर कितना बचा? तो आंसर है बेटा 1 पेयर बचा। बहुत सिंपल था। बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1, सम आ गया 6 का। और 6 का सम क्या दिखाएगा यार? 1s 3p और 2d। भाई देख सकते हो, 1s 3p और 2d, ये सम 6 का हो गया। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो गई वो क्या हो गई? sp3d2 हो गई। तो क्लासिकल अप्रोच में आपको कुछ नहीं करना, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जो आप निकालना जानते हो, जो आपने मेरी पीछे वीडियोस में देखी हैं, जिससे सीखा है, उनका आप सम कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो मॉडर्न अप्रोच लगता है। थोड़ा सा टफ होता है मॉडर्न अप्रोच, बट मॉडर्न अप्रोच की खासियत ये है कि मॉडर्न अप्रोच से आप एंगल का पता लगाते हो और एंगल के बेस पे होती है। ठीक है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ मॉडर्न अप्रोच को, तो लिख लीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाया मॉडर्न अप्रोच। इसको कुछ बुक्स एंगल अप्रोच ही बुलाती हैं। एंगल के बेसिस पे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो। ठीक है। तो देखिए यहां पे ये फॉर्मूला बोलता है हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू sp की पावर i। ये क्या मैं वर्ड यूज कर रहा हूं? नया चीज है, एकदम नया चीज है। sp की पावर i, वेयर i इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स मतलब बेटा अगर आपको किसी तरह आई का पता लग जाए तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। ठीक है। अब याद रखना, दिस आई कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो एंड कैन बी फ्रैक्शन, बट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। 3 चीज हो सकती है, या तो पॉजिटिव होगी, या तो जीरो आएगी, या तो फ्रैक्शन आएगी, नेगेटिव कभी नहीं आएगी। अब आप बोलोगे सर फ्रैक्शन का मतलब क्या मैं समझूं कि हाइब्रिडाइजेशन sp की पावर 3/4 है, मैं ये समझूं? तो आंसर इज हाँ, आप यही समझो, आप सही समझ रहे हो। अब आपके मन में अगला सवाल होगा कि सर हम तो पढ़ के आए हैं हाइब्रिडेशन मतलब sp, sp2 और sp3, लेकिन आप ये 3/4 ये क्या पढ़ा रहे हो? तो आओ देखते हैं, इसी को मॉडर्न अप्रोच बुलाते हैं कि हाँ कैसे फ्रैक्शन में आती है। ठीक है। और कैसे वो जीरो होती है और कैसे पॉजिटिव होती है। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट इस आई को कैसे कैलकुलेट किया जाए। अगर मुझे इस आई को कैलकुलेट करना आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला देखिए, एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/i। क्या बोला मैंने? एक फॉर्मूला मैंने बोला कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/i। अब ये कैसे आपके काम आएगा? तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स को लेके चलते हैं। ठीक है। लेट्स सपोज करिए मेरे पास मैंने ले लिया थीटा की वैल्यू 120। ठीक है। तो आपकी यहां पे आ जाएगी कॉस 120 इज इक्वल टू -1/i। -1/i। ठीक है। ओके। अब कॉस थीटा की वैल्यू को आप यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा -1/cos 120। ठीक है। तो यहां से आपको सीधे सीधे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा i इज इक्वल टू यहाँ पे 0.5 होगा, 120 की वैल्यू -0.5, तो ये हो जाएगी 2। और जब आप इसको रखोगे तो इसका मतलब आपका जो हाइब्रिडाइजेशन आ गया वो क्या आ गया? sp2 आ गया। ठीक है।
क्या आ गया, sp2 आ गया। मतलब मैंने इस बार जो हाइब्रिडाइजेशन को निकाला है वो हाइब्रिडाइजेशन थीटा के बेस पे निकाला है, ठीक है। जैसे आप बोलते हो ना ट्रायंगुलर प्लेनर की शेप जिनकी होती है उनका एंगल 120 होता है, आपने सुना होगा। ट्रायंगुलर प्लेनर की जिनकी शेप होती है उनका एंगल 120 होता है, और जिनका एंगल 120 होगा उसकी वैल्यू जब पुट करोगे तो आपको आएगा आई की वैल्यू 2, इससे आप निकालोगे sp की पावर 2। उसी तरह और एग्जाम्पल ले लो और अगर मैं थीटा की वैल्यू 109 डिग्री 28 मिनट रख देता हूँ तो याद रखना कॉस 109 डिग्री 28 मिनट की जो वैल्यू आती है होती है -0.33। अब जरा आप इस फॉर्मूले को यहाँ पुट करो और देखो कि क्या आ रहा है। तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/-0.33। इसको सॉल्व करोगे तो i की वैल्यू आएगी नियरली 3। अब अगर i की वैल्यू नियरली 3 आ रही है, इसका मतलब आपका जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो हो गया sp3। इसका मतलब जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो उनके अंदर जो थीटा होता है वो 109 होता है। अब आप यहाँ से मे बी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाए और मे बी आपके कंसेप्ट हिलने लग जाए। कैसे कंसेप्ट हिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो कैसे कंसेप्ट हिलते हैं। अगर मैं थीटा की वैल्यू 104 रखूँ, 104.5 रखूँ, थीटा की वैल्यू 107.5 रखूँ और थीटा की वैल्यू 109.5 रखूँ, तो आपको अच्छी तरह पता है कि इनमें आई की वैल्यू बदलने लगेगी। आई की वैल्यू इनकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। और अगर आई की वैल्यू डिफरेंट होगी तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होने लगेगी, डिफरेंट होने लगेगी। मैं निकाल नहीं रहा कॉस थीटा की वैल्यूज़ को, सॉल्व नहीं कर रहा, बट आई की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, क्योंकि कॉस 104 अलग होगा, कॉस 107 अलग होगा और कॉस 109 अलग होगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हाइब्रिडाइजेशन आ रही है किसी में तो आ रही है sp3, किसी में आ रही है sp2.7 समथिंग, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, और किसी में आ रही है 2.6 और 2.5 समथिंग। अब आप बोलोगे सर हमारे टीचर्स ने तो हमें ये सब नहीं पढ़ाया, हमारे टीचर ने तो इतना पढ़ाया है कि sp3 होता है इन तीनों केसेस के लिए। आपके टीचर ने क्या पढ़ाया है, sp3 होता है तीनों केसेस के लिए। तो देखो उन्होंने मॉडर्न अप्रोच से नहीं पढ़ाया, उन्होंने क्लासिकल अप्रोच से पढ़ाया, ठीक है। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे एग्जाम्पल लेता हूं यार, 104.5 डिग्री में पानी आता है, पानी के अंदर भी बॉन्ड पेयर देखोगे तो 2 और लोन पेयर देखोगे तो 2, ठीक है, सम हो जाएगा 4 का, और 4 का मतलब sp3। उसी तरह अगर तुम 107 वाले को लेते हो, दैट इज अमोनिया को ले लो, अमोनिया के अंदर भी बॉन्ड पेयर कितने देख रहे हो बेटा, आप 3 देख रहे हो, और लोन पेयर कितना देख रहे हो, 1 देख रहे हो, सम अभी भी 4, और हाइब्रिडेशन sp3 देख रहे हो। उसी तरह अगर आप 109 डिग्री 28 मिनट देखते हो, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ मिथेन का, तो यहाँ पे बेटा बॉन्ड पेयर आपके कितने 4 और लोन पेयर बेटा कितना 0, सम कितने का आ गया 4, और हाइब्रिडेशन हो गई sp3। तो आपके टीचर्स ने ये पढ़ाया है कि चाहे एंगल 109 हो, चाहे एंगल 107 हो, और चाहे एंगल 104 हो, तो हाइब्रिडेशन sp3 होता है। ठीक है, आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, बट एक्चुअली स्लाइटली सा डिफरेंस है, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच बोलता है कि कॉस थीटा की वैल्यू बदलेगी, और अगर कॉस थीटा की वैल्यू बदलेगी तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बदलेंगे, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स बदलेंगे, और अगर हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स बदलेगा तो हाइब्रिडाइजेशन बदल जाएगी। इसका मतलब सही बात तो ये है कि थीटा कभी भी हाइब्रिडाइजेशन को नहीं डिसाइड कर पाता क्लासिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग, बट मॉडर्न अप्रोच बोलती है नहीं, कि आपको थीटा ही एंगल डिसाइड कर पाएगा। इसका मतलब अलग अलग बॉडीज़ का, अलग अलग सिस्टम का अलग अलग थीटा होता होगा, और उनका हाइब्रिडाइजेशन भी अलग अलग होता होगा। अब चूंकि इसका नियरली 2.7 आ रहा है तो आप क्या मान लेते हो 3, इसका भी नियरली 2.6 आता है तो आप मान लेते हो 3, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। इसका फ़ायदा हम बॉन्ड पैरामीटर्स में करेंगे। क्या है बॉन्ड पैरामीटर्स?
बॉन्ड पैरामीटर्स क्या हैं? तो बॉन्ड पैरामीटर्स में हम बॉन्ड एंगल को कंपेयर करते हैं। अब आप लोग क्या करते हो ना, बॉन्ड एंगल को रटते हो। मैं बोलता हूँ रटने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, बॉन्ड एंगल को निकालने का एक ट्रिक होता है, मैं आपको सिखा दूंगा, आपको अपने आप आ जाएगा। एग्ज़ाम में कंपैरिजन करने को आता है, लेकिन उसके लिए ये मॉडर्न अप्रोच बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, जैसे ये तो एक मिक्सिंग दिखा दी है एसपी की, मैं आपको और एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक। अगर बच्चे मैंने थीटा की वैल्यू 90 रखी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, थीटा की वैल्यू 90 रखी, तो अगर मैं cos 90 को देखूंगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। और अगर मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ तो i इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 0। और i अगर 0 आने लग जाए तो इसका मतलब क्या, sp इज इक्वल टू 0 हो गया, sp इज इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, एक एग्जाम्पल भी लेके चलूं, जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ फॉस्फीन का। फॉस्फीन का नियरली एंगल 94 होता है, आप उसको 90 मान लो। अब एक बात देखो, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग तो फॉस्फीन को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि फॉस्फीन गैस होती है। तो एक बात याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन कभी भी स्ट्रक्चर के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस पे कमेंट नहीं करता। क्या बोला मैंने? हाइब्रिडाइजेशन कभी भी स्ट्रक्चर के एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस पे कमेंट नहीं करता। वो ये कभी नहीं बोलेगा कि भैया मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके अकॉर्डिंग इनकी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं है। क्या क्या के मिक्सिंग नहीं है, अभी आगे एक टर्म पढ़ेंगे, ड्रैगो इफेक्ट, थोड़ा टाइम दो, अभी पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे ड्रैगोज इफेक्ट। उसके अकॉर्डिंग कि फॉस्फोरस और हाइड्रोजन जब कंबाइन किए हैं तो इनकी जो मिक्सिंग है वो इम्प्रॉपर रही है। क्या रही है? इम्प्रॉपर मिक्सिंग रही है, और इम्प्रॉपर मिक्सिंग की वजह से इनका एंगल नियरली 90 रह गया। और अगर एंगल नियरली 90 रह गया तो इस वजह से इनकी जो हाइब्रिडेशन इंडेक्स पे जो वैल्यू आ रही है वो sp0 आ रही है। ठीक है, अब इम्प्रॉपर मिक्सिंग होने के बहुत सारे कारण हैं, इनमें से पहला कारण अभी बता देता हूं, वो है इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको अगर पता हो, ये नॉलेज हो कि फॉस्फोरस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी 2.1 होती है और हाइड्रोजन की भी नियरली 2.1 होती है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम होगी तो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी, और प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी तो एंगल नियरली 90 पे जाके अटक जाएगा। ठीक है, इसलिए याद रखना कि जिनके अंदर एंगल नियरली 90 का है, इसका मतलब समझ जाओ कि उनकी मिक्सिंग प्रॉपर नहीं रही होगी। ठीक है, ये मॉडर्न अप्रोच ऐसा बोलता है। ठीक है, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का उसने कुछ भी नहीं बताया था, तो आपको उससे कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप मेरी बातें आपको मॉडर्न अप्रोच से समझ आ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन एंगल पे डिसाइड होता है। एक बार अगर आपने इस बात को पकड़ लिया तो आप आगे के क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए अब आपको एक मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। इसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ एस करेक्टर या एस परसेंटेज एंड पी परसेंटेज। ठीक है, मैंने अभी आपसे कहा था कि यार जब आप मिक्सिंग करते हो और एस और पी की, तो पी एस के लिए मरता है, एस पी के लिए नहीं मरता। पी एस के लिए मरता है, वो सुबह 4 बजे कटोरा लेके जाएगा कि अपने एस करेक्टर दे दे। तो पहले तो ये एस करेक्टर क्या होते हैं और पी करेक्टर क्या होते हैं। देखो, जब भी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है तो मिक्सिंग होते टाइम ऑर्बिटल्स का कंट्रीब्यूशन देखा जाता है कि किस ऑर्बिटल का कितना कंट्रीब्यूशन है इन परसेंटेज। उस परसेंटेज को बोलते हैं उनका करेक्टर। ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे। पहले तो एस करेक्टर का फॉर्मूला होता है 1/1 + i। ठीक है, और पी करेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है i/1 + i। ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था, थीटा की वैल्यू ली थी तो 120 आई थी, तो cos 120 को जब मैंने सॉल्व किया था तो मुझे i की वैल्यू 2 आई थी।
और I की वैल्यू 2 आई है, इसका मतलब मैंने कहा कि उस मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन sp2 है। अब जब आप इसको S करेक्टर पे रखोगे ना तो ये आएगी 1/1 + 2 दैट इज 1/3, ठीक है। और जब आप इसको P करेक्टर पे रखोगे तो ये आएगी 2/3, मतलब नियरली 33.3% एस करेक्टर आ रहा है और नियरली 66.67 या 66% पी करेक्टर आ रहा है। इसका मतलब जब एस और पी की मिक्सिंग हुई है तो उसमें एक्स ने अपनी जो दावेदारी दिखाई है, अपना जो परसेंटेज दिखाया है, कहा भैया मेरा 33.3% है। अब आपके टीचर्स ये भी करते होंगे कि भैया 100 है, 3 नंबर है, डिवाइड बाय 3 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नो डाउट यार आंसर आ जाएगा, लेकिन सही तरीका ये है, वो कहाँ से लाते हैं, वो यहाँ से लाते हैं। बट वो है कि आप लोग क्लासिकल अप्रोच पढ़ते हो, मॉडर्न अप्रोच पे ध्यान भी नहीं देते हो, इसलिए आपको ये पता ही नहीं चलता कि कैसे आ रहा है ये चीज़, ठीक है। तो प्लीज़ ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, इन बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और, ये आप एस करेक्टर जो निकालते हो, ये बॉन्ड पेयर का निकालते हो या लोन पेयर का निकालते हो? क्या मैं बात बोल गया? आपको तो बाउंस ही कर गई। क्या मैंने बोला? एस करेक्टर और पी करेक्टर जो आप ये निकालते हो, ये आप बॉन्ड पेयर का निकाल रहे हो या लोन पेयर का निकाल रहे हो? ये जो 33% एस करेक्टर बोला, ये जो 66% एस करेक्टर बोला, ये किनके लिए बोला? बॉन्ड पेयर वालों के लिए या लोन पेयर वालों के लिए? तो आंसर इज, आपने ये बॉन्ड पेयर वालों के लिए बोला है। याद रखना, एस एन पी करेक्टर जब तक मेंशन नहीं होगा तब तक वो बॉन्ड पेयर वालों के लिए ही निकाला जाता है, कि जब बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग होने के बाद उनकी जो मिक्सिंग हो रही है, मिक्सिंग होने के बाद कितना एस करेक्टर डेवलप हो रहा है और कितना पी करेक्टर डेवलप हो रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो आप एस और पी करेक्टर निकालते हो, ये एस और पी करेक्टर बॉन्ड पेयर्स के लिए निकलता है, लोन पेयर्स के लिए अलग फॉर्मूला होता है। अब मैं एस और पी करेक्टर लोन पेयर के लिए निकालना सिखाने जा रहा हूँ। अभी तक हम बॉन्ड पेयर की बात कर रहे थे। एक फॉर्मूला और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो यार। बी इन थम थीटा है, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस 1। यहाँ से भी आप एस करेक्टर निकाल सकते हो। थीटा आपको पता है 120, रख के देखना एकदम सेम वही आंसर आएगा। तो हमेशा एस करेक्टर और पी करेक्टर थीटा से निकाला जाता है, ठीक है। क्लियर कट है? मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एस करेक्टर इन लोन पेयर। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? देखो, दो तरह के एस करेक्टर होते हैं। एक होता है बॉन्ड पेयर के लिए एस करेक्टर और एक होता है लोन पेयर के लिए एस करेक्टर। जो आप पीछे निकाल के आए हो, जो आपने बोला 33% और 66% वगैरह, ये आपने बॉन्ड पेयर के लिए निकाला है। अब जो हम एस करेक्टर निकाल रहे हैं वो लोन पेयर के लिए निकाल रहे हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एस करेक्टर इन लोन पेयर इज इक्वल टू 100 माइनस समिशन ऑफ एस करेक्टर इन बॉन्ड पेयर, लिख लीजिएगा इस फॉर्मूले को, अपॉन एन, वेयर n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल। बहुत तगड़ी बात बता रहा हूँ, नॉर्मल बातें ये नहीं है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। क्या करोगे, कैसे करोगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेना मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया। इस मॉलिक्यूल का क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया और इस क्वेश्चन में मैंने मान लेना एक मॉलिक्यूल ले लिया जिसका नाम है AB3, और मैंने आपको ये कहा कि उसका एस करेक्टर इन बॉन्ड पेयर, जस्ट इमेजिन करना 20% है। तो आप मुझे बताओ एस करेक्टर इन लोन पेयर कितना परसेंट होगा?
ठीक है, कोशिश करो ट्राई करने की, नहीं तो मैं पीछे कर ही रहा हूँ। मैंने क्या मॉलिक्यूल लिया है, AB3 लिया है। तो आप क्या करो, पहले तो AB3 बना लो। मान लो मैंने AB3 बना लिया और एजम्पशन लिया कि इसके पास लोन पेयर भी होगा, क्योंकि जब उसने लोन पेयर कैरेक्टर पूछा है तो यहाँ पे उसने दे रखा है S कैरेक्टर इन बॉन्ड पेयर 20%। फॉर्मूला लगाओ यार, लोन पेयर ऑफ S कैरेक्टर निकालना हो तो 100 माइनस समीशन ऑफ बॉन्ड पेयर। कितने बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं बेटा, तो देखो एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये और एक बॉन्ड पेयर ये। बॉन्ड पेयर मतलब जब बॉन्ड बनता है उनका पेयर, कितने बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो 3 इंटू 20 अपॉन n क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। कितनी बॉन्ड है भाई, 3 बॉन्ड है। तो कितना हो गया यार, 100 माइनस 60 by 3, that is 40 by 3 is the S कैरेक्टर कितने का, लोन पेयर का। तो मजे की बात आपने ये भी सीखी कि एक तरफ S कैरेक्टर कुछ तो दूसरी तरफ S कैरेक्टर कुछ। मैंने कहा कि यहाँ का जो S कैरेक्टर है, जो बॉन्ड पेयर का है, वो 20% S कैरेक्टर है। इसका मतलब लोन पेयर का S कैरेक्टर, लोन पेयर का S कैरेक्टर ऊपर आ रहा है 40/3%, 40/3% आ रहा है। तो एक तरफ से अगर S कैरेक्टर घटेगा तो दूसरी तरफ से वाइस वर्सा बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, इसका फ़ायदा मैं बॉन्ड पैरामीटर में एंगल निकालने के काम आएगा, इसलिए बताने जा रहा हूँ। देखो यार, मैं क्या बार बार बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक तरफ से अगर S कैरेक्टर डिक्रीज करता है तो दूसरी तरफ से S कैरेक्टर इंक्रीज करता है, या वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। मतलब लोन पेयर की वजह से अगर डिक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड पेयर में इंक्रीज करेगा, और बॉन्ड पेयर में इंक्रीज कर रहा है तो लोन पेयर में डिक्रीज करेगा। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो S कैरेक्टर घटता है और बढ़ता है, इसलिए ही लोन पेयर का S कैरेक्टर अलग होता है और बॉन्ड पेयर का S कैरेक्टर अलग होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, S कैरेक्टर इन बॉन्ड पेयर is inversely proportional to S character in lone pair। मतलब अगर S कैरेक्टर का बॉन्ड पेयर का S कैरेक्टर ज़्यादा है तो लोन पेयर का S कैरेक्टर अलग है। इसका मतलब समझोगे? एक मस्त बात बताऊं? आओ एक एग्जाम्पल से इस मस्त बात को समझते हैं। तुमसे मैंने पूछा कि मीथेन की हाइब्रिडेशन बताओ और अमोनिया की हाइब्रिडेशन बताओ। बहुत ध्यान सोचना, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ। आपको पता है कि इसमें बॉन्ड पेयर 4 हैं, लोन पेयर 0 है, सम सर 4 का आएगा और 4 का आएगा तो हाइब्रिडेशन sp3। ठीक है सर, इसके अंदर बॉन्ड पेयर सर 3 है, सर लोन पेयर सर 1 है, सम यहाँ पे भी बेटा 4 आया और हाइब्रिडेशन यहाँ पे भी sp3 आई। जादू देखो, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम आई है बट डिफरेंट S कैरेक्टर आएगा। क्या बोला? दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम आई है बट S कैरेक्टर डिफरेंट आएगा। बहुत अजब बात बोल गया हूं मैं। अब आप तो बोलोगे सर हमारे सर ने पढ़ाया है इसका भी 33%, सर हमारे सर ने पढ़ाया है इसका भी 33%। खुल के बोल रहा हूं, गलत नॉलेज है। गलत नॉलेज इसलिए है कि वो आपको क्लासिकल अप्रोच से पढ़ा रहे हो, मॉडर्न अप्रोच ऐसा नहीं बोलता। ठीक है, दोनों का S कैरेक्टर अलग अलग होगा। sp3 से S कैरेक्टर नहीं निकालो, थीटा से निकालो। तुम्हें मैंने अभी कहा कि यार इसका थीटा 109 डिग्री 28 मिनट होगा और इसका थीटा 107 डिग्री 5 मिनट का होगा। इसका मतलब अगर दोनों का थीटा अलग अलग है तो सोचो इनके कॉस थीटास की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होंगी, और अगर कॉस थीटा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होंगी तो उनके अंदर आई अलग अलग आएगा, और अगर आई डिफरेंट आएगा तो S कैरेक्टर भी डिफरेंट आएगा। इसलिए प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो आप कंसेप्ट रट के आए हो, जो आप कंसेप्ट पढ़ के आए हो,
कि सबका हाइब्रिडाइजेशन जिनका सेम उसके अंदर एस कैरेक्टर ये वो गलत है। ठीक है, तो आज आपने नॉलेज को बहुत बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक्सप्लोर किया कि हाँ यार एस कैरेक्टर बदलता है क्योंकि एंगल बदलता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एस कैरेक्टर का डायरेक्ट रिलेशन होता है बॉन्ड पेयर से या बॉन्ड लेंथ से। हम बॉन्ड लेंथ निकालना सीखेंगे, बॉन्ड एंगल निकालना सीखेंगे, डायरेक्ट रिलेशन है। फ्यूचर में मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि बॉन्ड एंगल कंपेयर करने के या बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने का कोई फर्जी तरीका नहीं बताऊंगा, बेस्ट तरीका बताऊंगा और तुरंत यूं नैनो सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। आपको एंगल याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपनी कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। ये आपने सीखा कि क्या क्लासिकल अप्रोच होता है, क्या मॉडर्न अप्रोच होता है। कहानी को कंटिन्यू कर रहे हैं और अब जो कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ाने जा रहा हूँ कि कैसे मिक्सिंग होती है, क्या एस मिक्सिंग होती है, क्या पी मिक्सिंग होती है और इन मिक्सिंग का कैसे एप्लीकेशन लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप हेडिंग डाल दीजिएगा टाइप्स ऑफ मिक्सिंग। मिक्सिंग के क्या टाइप होंगे। ठीक है, सबसे पहली मिक्सिंग आएगी, इस मिक्सिंग का नाम होगा एसपी मिक्सिंग। इस मिक्सिंग का नाम होगा एसपी मिक्सिंग। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट सपोज करो मैंने एग्जांपल ले लिया BeCl2 का। ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं। एसपी मिक्सिंग का पहले तो मतलब क्या है भाई, एक एस ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है और एक पी ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है। अब आपके मन में अगर सवाल है कि कौन सा पी कंबाइन करेगा, तो देखो यार तीनों पी दैट इज PX, PY और PZ, इन तीनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। आप किसी का भी कंबाइन करा सकते हो। जैसे लेट सपोज करो मैं यहाँ पे PX का कंबाइन करा रहा हूँ, तो ये मिक्स होने के बाद बनेगा SP मिक्सिंग, SPX मिक्सिंग। पीछे एक मैंने डायग्राम भी बनाया है, दिखा देता हूँ, बहुत पीछे चला गया होगा। ये देखो कि एक मेरा ये S ऑर्बिटल है, एक मेरा ये P ऑर्बिटल है। जब ये कंबाइन करेंगे तो ये SP मिक्सिंग देंगे। ठीक है, ओके। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो देखो एग्जाम्पल लिया मैंने BeCl2 का। लेट सपोज करो मैंने बेरिलियम को उठाया, ये मेरा सेंट्रल एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 एंड 2s2। ठीक है, आप पहले तो BeCl2 का एक बार जरा डायग्राम बना लो, और जब आप डायग्राम बनाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हैं और कितने नंबर ऑफ लोन पेयर हैं। तो देखो सबसे पहले तो BeCl2 सेंट्रल एटम है, लोन पेयर एक भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, बॉन्ड पेयर है। और कितने बॉन्ड्स हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अब आप इसी को यहाँ बिछाओगे। हमेशा मैंने हाइब्रिडाइजेशन के लिए कहा था कि जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो तो आप हमेशा सिग्मा बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन करते हो, पाई बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते हो, पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते हो। तो आओ देखते हैं, मैं इसके बॉक्स बना रहा हूँ। मुझे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या बोला मैंने, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो लास्ट वाला उठाओ 2s2 को। अब ये 2s2 है, ये अपने ग्राउंड स्टेट में है बेटा। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, और जब ये जंप करेगा तो ये जंप यहां से यहां कर जाएगा। ठीक है, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसको मैं एक पेज चेंज कर ले रहा हूं, यहां देख लो। B था, 4 था, लास्ट में मैंने लिखा था 1s2 2s2। तो ग्राउंड स्टेट पे ये आपके 2, और एक्साइटेड स्टेट में आपका 1। ये एक्साइटेड स्टेट में जंप कर गया। ठीक है, जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जंप किया तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 2 आ गए। अब क्या होता है बेटा, क्लोरीन ले लो। क्लोरीन का एटम नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5।
अब लास्ट में इसके पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, P5 को देखो तो 1 2 3, तो 1 2 3 4 और 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1। तो होगा क्या, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, मैं ऐसे 2 क्लोरीन के लिए लिख रहा हूं, ये लिखा। अब बेटा ध्यान देना कि एक क्लोरीन इसके साथ इंटरेक्ट कर गया और एक क्लोरीन इसके साथ इंटरेक्ट कर गया, मतलब 2 बॉन्ड बनी BeCl2 में। बहुत गजब बात बोल रहा हूं, BeCl2 में 2 बॉन्ड बनी, ये आपकी 2s की है और ये आपकी 3p की है, ये आपकी 2p की है और ये आपकी 3p की है, मतलब 2 डिफरेंट बॉन्ड्स आई। एक बॉन्ड आई आपकी कौन सी बेटा, 2s 2p, और दूसरी बॉन्ड कौन सी आई बेटा, 2p 3p। ठीक है, अब बाकी बचा क्या क्या है, देखो तो ये लोन पेयर बचे हैं, क्या है ये, लोन पेयर। अच्छा, आप चाहो तो इसको भी उठा सकते हो, देखो यहां तक तो जन्नत नसीब है, इनर्ट है, ये इनर्ट है। मेन कौन किनका किनका खेल है इसका, तो S में 2 होंगे, ये S में 2 होंगे। अब आप देखो क्लोरीन के पास दिख रहे होंगे आपको 3 लोन पेयर। आज आपने बहुत बड़ा राज खोल दिया मैंने कि क्लोरीन के अंदर जो 3 लोन पेयर हैं उसमें से एक लोन पेयर आपका 3s का है और 2 लोन पेयर कहाँ के हैं बेटा, 2 लोन पेयर कहाँ के हैं, ये 2 लोन पेयर 2p के हैं। ये हाल यहाँ पे भी है, सॉरी 2p बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, 3p के हैं। यहाँ पे भी वही हाल है कि एक लोन पेयर आपका 3s का है और 2 लोन पेयर आपके 3p के हैं, जबकि जो बॉन्ड है वो 2s, एक 2s 2p का है और दूसरा आपका कौन सा है, 2s 2p ना बोल के 2s 3p बोलो, और दूसरा कौन सा है, 2p 3p का है। तो क्या क्या बातें सीखने को मिली कि हमारे पास BeCl2 में 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा में से एक सिग्मा आपका 2s 3p का है और दूसरा 2p 3p का है। बाकी 3 लोन पेयर्स हैं जिसमें से एक लोन पेयर जो है हमारा 3s का दिख रहा है और बाकी 2 लोन पेयर जो हैं वो मुझे किसके दिख रहे हैं, 3p के दिख रहे हैं, 3p के दिख रहे हैं पर क्लोरीन में। ठीक है, तो ये बात याद रहेगी। ऐसे ही स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है और ऐसे ही स्ट्रक्चर का एनालिसिस भी किया जाता है। अब मैं ये सब नहीं बता रहा हूँ कि BeCl2 में बॉन्ड एंगल कितने होते हैं, ये सब मैं पीछे अपनी क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, सब अपनी क्लास में बता चुका हूँ BSc पेयर क्लास में कि कैसे बॉन्ड एंगल निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मिक्सिंग क्या हुई, हमारी sp मिक्सिंग हुई। कौन सी मिक्सिंग हुई बेटा, sp मिक्सिंग हुई। अब अगली मिक्सिंग आएगी, इस मिक्सिंग का नाम होगा sp2 मिक्सिंग। ठीक है, जब आप sp2 मिक्सिंग की बात कर रहे हो तो आप एक s ऑर्बिटल को ले रहे हो और किन्हीं 2 p ऑर्बिटल को ले रहे हो, और जब आप इन तीनों को कंबाइन करते हो तो कंबाइन करने के बाद कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा बन रहा है। इस शेप को आप बोलते हो ट्राइगोनल प्लेनर शेप बोलते हो, और अगर आपने एंगल पढ़ा है तो 120 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर से एक कोई एग्जांपल ले लो। लेट सपोज करो मैंने एग्जांपल ले लिया, इस बार थोड़ा टफ एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज CO3 2 माइनस का ले लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत मस्त चीज़ सीखोगे आप मेरे साथ। सवाल आप क्या सीखने वाले हो, सवाल आप ये सीखने वाले हो कि सर इसमें कितने सिग्मा है, पहले तो सर 3 सिग्मा है, और कितने पाई हैं, 1 पाई है। अब आपको सीखना ये है कि ये 3 सिग्मा और ये जो 1 पाई है ये किन ऑर्बिटल से बिलोंग कर रहा है। क्या बोला मैंने, 3 सिग्मा और ये जो 1 पाई है ये किन ऑर्बिटल से बिलोंग कर रहे हैं, और बाकी ये जो हमारे ऑक्सीजन पे छुपे हुए लोन पेयर्स हैं वो बेचारे किन ऑर्बिटल्स के हैं। थोड़ी सी तगड़ी बात हो जाएगी लेकिन बड़ा मज़ा आएगा अगर आप इमेजिनेशन कर पाओ तो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, कार्बन के बारे में बात करते हैं। एटम नंबर 6 कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 और 2p2। लास्ट के 2 मेंबर कौन से हैं ये, तो बेटा ग्राउंड स्टेट पे जब आप उठाओगे तो s में आपके 2 और p में आपके कितने आने वाले हैं, 2 आने वाले हैं।
याद रखना कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, ये कायनात की देन है, खुदा की देन है, अदरवाइज हम और तुम एग्जिस्ट नहीं करते। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमेशा जब भी बॉन्डिंग करता है तो एक्साइटेड स्टेट में करता है। किस में करता है बेटा? एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग करता है, क्योंकि आपको पता है कार्बन की जो वैलेंसी आप 4 पूरी करते हो ना, वो ग्राउंड स्टेट में नहीं करते हो, वो एक्साइटेड स्टेट में करते हो। तो कार्बन जब भी केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में करता है। तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यही चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कह रहा हूँ कि मैंने कहा कि कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट दिख रहा है वो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, और कार्बन का जो एक्साइटेड स्टेट दिख रहा है वो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की 1s2, 2s2 और 2p2। ठीक है, अनपेयर्ड लास्ट में कितने हैं? 2। ठीक है, ऑक्सीजन 8 होता है तो उसको 2p4 कर दो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं? अभी भी 2 दिख रहे हैं। अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में से जो पहला ऑर्बिटल्स होता है वो किसके लिए बनाता है? बॉन्डिंग के लिए। मतलब कौन सी बॉन्डिंग के लिए? सिग्मा बॉन्डिंग के लिए। क्या बोला मैंने? जो पहला बनाएगा वो किसके लिए बनाएगा? सिग्मा के लिए बनाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये बात आप हमेशा याद रखने हैं, आपके दिमाग में ये बात फिट हो जानी चाहिए कि पहली बॉन्डिंग सिग्मा की होती है और बाकी की बॉन्डिंग पाई की होती है। क्या बोला मैंने? पहली बॉन्डिंग सिग्मा की होती है और बाकी की बॉन्डिंग पाई की होती है। तो जब भी आप CO3 2- के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर रहे हो तो याद रखना आपने लेट सपोज करो ये यूज कर लिया इसके लिए। ठीक है, अब ऐसे कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। तो मैं 3 ऑक्सीजन तो बार बार नहीं बनाने वाला, मैं आपको इमेजिनेशन क्रिएट कराऊंगा कि 3 ऑक्सीजन की कहानी कुछ ऐसी होगी। ये भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ठीक है, एक इसके साथ चला गया भाई साहब, एक इसके साथ चला गया भाई साहब, और एक इसके साथ चला गया भाई साहब। सभी का पहले पहले एक सिग्मा बन गया और किसी एक ने इसके साथ पाई बना दिया। ठीक है, तो आप इधर देखो ध्यान से, तो CO3 2- का जब भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पर आपको दिख रहा है 3 सिग्मा। 3 सिग्मा में से ये आपका कौन सा ऑक्सीजन का था? 2s था, और ये ऑक्सीजन का 2p था। तो एक सिग्मा तो आपको किससे आया? 2s 2p से आया, बात मान लोगे बेटा। बाकी बेटा 2 सिग्मा जो आए वो आपको किससे आए? 2p और 2p से आए। 2p कार्बन का और 2p ऑक्सीजन का। बची बात एक पाई की, तो एक पाई भी किससे आया? आपका 2p है और ये भी कौन सा है? 2p है। तो इसको हम लोग बोलते हैं 2p पाई 2p पाई। तो अल्टीमेटली हमने एक बात ये देखी कि जब हम CO3 2- के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर रहे हैं तो हम ये पा रहे हैं कि कितने सिग्मा बन रहे हैं और कितने पाई बन रहे हैं, और वो पाई कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, एकदम सेम तर्ज पर आप ट्राई करो SO3 का। किसका ट्राई करो? SO3 का ट्राई करो। आप मुझे बताओ कि SO3 में कितने सिग्मा, कितने पाई, और वो कहाँ कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। जेई में ये क्वेश्चन आ चुका है कि क्या SO3 के अंदर जो पाई हैं वो सभी सेम ऑर्बिटल के हैं या डिफरेंट ऑर्बिटल के हैं। क्वेश्चन SO3 के अंदर जो पाई ऑर्बिटल्स हैं आर सेम और डिफरेंट, और ये किस ऑर्बिटल से बिलोंग करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन IIT में पूछा हुआ है। ठीक है, तसल्ली से करो, बहुत क्वेश्चन। तो देखो SO3 है, कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा है, और कितने पाई हैं? 3 पाई हैं।
अब यहाँ पे बार बार उस डायग्राम को बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपका इमेजिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए। भाई ये बात तो मान लोगे ना, सल्फर अगर 16 है और कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो लास्ट में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट में लिख रहा हूँ 3s2 3p4, ठीक है, लास्ट में लिख रहा हूँ मैं 3s2 3p4, ठीक है। तो इसका मतलब एक आपका इधर s में है, ये आपका आपके पास p में है, और इस बार d ऑर्बिटल भी खाली है। ये आपको सबको पता होनी चाहिए कि भाई एटॉमिक नंबर 9 के बाद d ऑर्बिटल आ जाता है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या रहा होगा, d ऑर्बिटल रहेगा। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा है, कितने पाई हैं, 3 पाई हैं, टोटल मिला के कितने हैं, 6 हैं। जब भी ऐसी बात आए आप ये किया करो कि जितने भी नंबर ऑफ मेंबर हैं उतने नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स खाली होने चाहिए। क्या मेरा कहने का सेंस है, यहाँ पे टोटल मेंबर 6 हैं, 3 सिग्मा के और 3 पाई के। इसका मतलब सल्फर 6 बार बॉन्डिंग बना रहा है, इसके लिए सल्फर के 6 ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज होने चाहिए। अभी यहाँ कितने दिख रहे हैं तुम्हें, ग्राउंड स्टेट में 2 दिख रहे हैं, और एक्साइटेड स्टेट में बेटा क्या होगा, ये जंप करेगा इधर और ये वाला भी जंप करेगा इधर, मतलब कुछ ऐसा। अब देखो क्या आपको 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो बहुत सही। एक आपको दिख रहा है 3s से, एक आपको 3 आपको दिख रहे हैं 3p से, और 2 आपको दिख रहे हैं 3d से। इस बार कौन सा ऑर्बिटल नया आया है, तो वो है हमारा 3d, ठीक है। अब बच्चा मेरे ऑक्सीजन के पास तो तुम्हें पता है कि हमेशा क्या होगा, 2p होगा। अब मैं ऑक्सीजन के लिए पीछे बनाया है, दोबारा नहीं बना रहा हूँ। तो मैं आपसे मैंने क्या कहा था, पहले जो 3 हैं वो किसको दे दो, सिग्मा को दे दो, और बाकी जो बचे 3 हैं वो किसको दे दो बेटा, पाई को दे दो। मतलब 3 सिग्मा जो बनने वाले हैं वो किसके बनने वाले हैं, 3 सिग्मा किसके बनने वाले हैं, सल्फर का 3s, मतलब 3 में से एक काम करो, हाँ एक काम करो, 3 में 2 पार्ट बांट दो। एक सिग्मा बनने वाला है सल्फर का 3s का, और ऑक्सीजन का कौन सा यूज करोगे आप, 2p यूज करोगे। ऑक्सीजन का कौन यूज कर रहे हो, 2p। बाकी जो 2 सिग्मा बना रहे हो वो सल्फर का 3p और ऑक्सीजन का 2p। पहले तो ये कहानी हो गई सिग्मा को लेके। अब बात उठती है पाई को लेके। 3 पाई में से बेटा 1 पाई आपका p का दिख जाएगा और 2 पाई आपका d का दिख जाएगा। तो ऑक्सीजन के पास तो d होता ही नहीं, ऑक्सीजन के पास तो p होता है। तो एक बनेगा तुम्हारा 2p पाई 3p पाई, ठीक है। बाकी जो 2 सिग्मा बनेंगे, 2 पाई बनेंगे, सॉरी, जो 2 पाई बनेंगे तुम्हारे, वो बनेंगे किसके किसके बनेंगे, 2p पाई 3d पाई के। तो इसका मतलब कंक्लूजन ये निकला कि SO3 के अंदर जो पाई ऑर्बिटल्स हैं वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। डिफरेंट भी कैसे डिफरेंस, तो एक पाई ऑर्बिटल आपका 2p पाई 3p पाई का है, एक पाई ऑर्बिटल आपका 2p पाई 3p पाई का है, और 2 पाई ऑर्बिटल्स 2p पाई 3d पाई के हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी, 2p पाई 3p पाई की या 2p पाई 3d पाई की, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी। मैंने इसको लास्ट क्लास में VSCPR में बताया था कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो आप भी कमेंट करना और मुझे बताना कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा अच्छी है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, sp2 से आते हैं sp3 की तरफ, ठीक है। ये अलग ही कहानी है इसकी, तो कि भाई इसमें एक s ऑर्बिटल में ले लिया, 3 आपने p ऑर्बिटल ले लिए। इस बार देखो px भी इन्वॉल्व हो रहा है, py भी इन्वॉल्व हो रहा है, pz भी इन्वॉल्व हो रहा है, और ये कंबाइन करके कुछ ऐसा शेप दे देंगे, ये मतलब नियरली टेट्राहेड्रल। इतना सुंदर डायग्राम तो मैं बना ही नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे बन रहा है टेट्राहेड्रल, और जब कभी भी टेट्राहेड्रल बनेगा तो एंगल बनेगा 109 डिग्री 28 मिनट का।
ठीक है, मतलब जब आप sp3 प्योर कंबाइन कर रहे हैं तो आप एंगल कितना निकाल रहे हो, टेट्राहेड्रल का 109 डिग्री 28 मिनट का निकाल रहे हो। ठीक है, कोई भी आप एक एग्जाम्पल पकड़ लो और उस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लो। ठीक है, आओ जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं लेट सपोज करो XgO4 का। कुछ तगड़ा एग्जाम्पल ले लिया मैंने, तो आओ पहले तो XgO4 बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर होता है। XgO4 ये कुछ ऐसा होता है टेट्राहेड्रल। पहले तो ये देखो कि इसके अंदर कितने सिग्मा है और कितने पाई हैं। तो भाई साहब 4 सिग्मा दिख रहे हैं और 4 पाई दिख रहे हैं। क्या बोला? 4 सिग्मा दिख रहे हैं और 4 पाई दिख रहे हैं। अब आपको ये बुद्धि लगानी है कि सिग्मा और पाई कहाँ कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए ज़ीनॉन की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगी आपको। अब आपका दिमाग क्या बोलेगा कि सर मैं बैठ के ज़ीनॉन की पूरी कॉन्फ़िगरेशन करूं क्या? तो आंसर इज नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। इसका ट्रिक बताता हूं, आओ देखो आपको पोएम पता होनी चाहिए, हे हीना नीना और करीना के ज़ेरॉक्स रंगीन। ठीक है, देखो ये आपको पता है 2p का है, ये आपको पता है 3p का है, ये आपको पता है 4p का है और ये पता है आपको 5p का है। ठीक है, मतलब ज़ीनॉन किस ऑर्बिटल से बिलोंग कर रहा है? 5s2 5p6, और आपको पता है ऑक्टेट कंप्लीट है तो इनर्ट होंगे। मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5s2 5p6 लिख सकता हूँ। मतलब आप ऐसे सोचो कि ग्राउंड स्टेट में s के 2 हैं और p के आपके पास पूरे के 6 फेल हैं। बवाल हो जाएगा अगर ये सवाल कर लिए सही तुम लोग तो। और डी की कहानी कुछ ऐसी, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स खाली चाहिए? तो आंसर इज देखो 8 खाली चाहिए। क्यों 8 खाली चाहिए? क्योंकि 4 सिग्मा के लिए चाहिए और 4 उसको पाई के लिए चाहिए। इसका मतलब भाई साहब एक्साइटेड स्टेट में सारे के सारे शिफ्ट करा दो। ये भी शिफ्ट करा दो, ये भी शिफ्ट करा दो, ये भी शिफ्ट करा दो। और क्या इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्या? हाँ भाई देखते हैं 4, हाँ इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी, इसकी शिफ्ट करा दो। तो ये शिफ्ट कराई, ये S का लिया, P के मैंने 3 लिए, 4 यहाँ से मिल गए और 4 यहाँ से मिल गए। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपका 5s, ये हो गया 5p और ये हो गया मेरा 5d। ठीक है, अब आओ गेम शुरू करते हैं। साफ साफ दिख रहा होगा कि 4 सिग्मा तो यहाँ से बन जाएंगे और 4 पाई यहाँ से बन जाएंगे, गेम हो जाएगा। ऑक्सीजन कहाँ से बिलोंग करता है? ऑक्सीजन बिलोंग करता है 2p वाले ऑर्बिटल से। कहाँ से बिलोंग कर रहा है? हाँ सॉरी, ऑक्सीजन बिलोंग कर रहा है 2p वाले ऑर्बिटल से। ज़ीनॉन बिलोंग कर रहे हैं आपके 5p वाले ऑर्बिटल से और एक 5s से। तो सीधे सीधे बोलो 4 सिग्मा है, 4 में से एक सिग्मा किससे बनाएगा? देखो पीछे देखो, एक सिग्मा बनाएगा 5s और 2p, 5s और 2p का। मुझे पता है स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, ठीक है। बाकी 3 सिग्मा बनाएंगे किसके? 5p के, सॉरी 5p के और 2p के, 5p और 2p के। बाकी बचे 4 पाई, चारों के चारों पाई ऑक्सीजन का अपना 2p और ज़ीनॉन का अपना 5d। तो ये हो जाएगा 2p पाई 5d पाई। ठीक है, तो टोटल मिला के 8 के 8 कवर हो गए। इसी तरह से ही आपको स्ट्रक्चर्स को निकालना है। अभी मैं sp3 पे पहुंचा हूं। सोचो कितनी लंबी रेस है, सोचो कितनी लंबी रेस है ये। sp3 के बाद हम पढ़ेंगे sp3d, उसके बाद d के अंदर पढ़ेंगे, फिर और बातों को जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। आप
मेरी बातों का ख्याल रखिएगा। मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया, हाइब्रिडाइजेशन को बहुत डेप्थ में ले जाके पढ़ा दिया। इतना अप्रोच शायद ही कोई देता होगा, मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखना। अभी हाइब्रिडाइजेशन की एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं sp3d से कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे sp3 तक एंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट टर्म पे मैं पढ़ाऊंगा आपको sp3d, और बहुत अच्छी बात बताऊंगा कि डी के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, और जो इन्वॉल्व होते हैं वो कैसे और कब और क्यों इन्वॉल्व होते हैं, और वही क्यों होते हैं, उसके अलावा और कोई डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं आता। बहुत अच्छी बात बताऊंगा, ये सब जेई में आती हैं और पूछी जाती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच माय डियर, आपने पेशेंसली मेरी बात को सुना। अगेन, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप मेरे कोड को याद रखिएगा। मेरा कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आप पा सकते हैं। ठीक है, 12 मंथ की फ़ीस ओनली एंड ओनली 27,000 है, और 24 मंथ की फ़ीस आप इसमें बस और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5,000 ऐड कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही इकोनॉमिकल फीस में हम आपको अपना बेस्ट दे रहे हैं। शायद ही इतना डेप्थ में हाइब्रिडाइजेशन कभी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।